हेलो दोस्तों, आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी को सबसे पहले तो बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर मां शारदे की कृपा बनी रहे और आप सभी अपने घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति करें। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को पूरा देखिए और लाइक करते रहिए। दोस्तों, आज हम ऐसे क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो एक तरह से पूरे आईएएस प्रिपरेशन के दौरान या सिविल सर्विस जर्नी के दौरान चलते रहते हैं। जो नए एस्पिरेंट होते हैं चाहे या फिर जो तैयारी में लगे हुए होते हैं, उनको भी इसका सामना करना पड़ता है। क्या सभी हिस्ट्री के अंतर्गत क्या सभी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? क्या हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए? वो कितनी बड़ी सब्जेक्ट है? इसके अंदर कैसे मार्क्स आते हैं? मैपिंग की तैयारी कैसे करें? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप स्किप नहीं करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और आज मैं चाहूंगा कि आज पहली बार आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियोस को जो भी देख रहे हो वो सबसे पहले तो अपनी पेन कॉपी लेके बैठे और इसमें जो बुक लिस्ट मैं बताऊंगा और कैसे आपको हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करनी है ये जानकारी भी दूंगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, इस वीडियो का आप आनंद उठाइए। चलिए अब सीधा अपन बात करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में। दोस्तों, यूपीएससी के अंतर्गत जो मेंस एग्जाम होता है उसके अंतर्गत एक ऑप्शनल अपने को चूज करना होता है। उसमें एक सब्जेक्ट के अंतर्गत आप कोई भी ले सकते हो। जिसमें मैंने चूज किया था वो था हिस्ट्री ऑप्शनल। तो आपकी जो साथी हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे साथी भी जो ऑप्शनल के अंतर्गत अंतर्द्वंद में है कि कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहली बात होगी हिस्ट्री ऑप्शनल की। उसके अंतर्गत दो पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? दो पेपर होते हैं। 250 नंबर के दो पेपर होते हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला पेपर होगा उसमें एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया शामिल होती है, और जो सेकेंड पेपर होगा उसके अंतर्गत वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया और आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, ये चीजें उसके अंदर शामिल होती है। इस प्रकार से ये हमने पेपर का पैटर्न देखा और ये पूरा लिखित पेपर होता है, जिसके अंतर्गत जो पहला पेपर होगा वो भी 250 नंबर का होगा और जो दूसरा क्वेश्चन जो पेपर होगा वो भी 250 नंबर का होगा। पहला पेपर होगा उसके अंतर्गत जो पहला और पांचवा क्वेश्चन आता है वो हमारे को एक तरह से अनिवार्य करना ही होगा। इस पर आप ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि पहला जो आएगा क्वेश्चन आएगा वो मैपिंग से रिलेटेड आएगा, इसलिए उसको आपको अच्छे से तैयार करना होता है। ये हिस्ट्री ऑप्शनल में सबसे बड़ी दिक्कत भी है और उसका मैं आपको पूरी एक तरह से रणनीति बताऊंगा कि इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। तो पहला पांचवा आपको एक तरह से अनिवार्य करना हो गया। उसके बाद जो दो खंड होते हैं, जैसे एंशिएंट का एक खंड हो गया, एक मिडिवल का, इसको क और ख भाग में जो पेपर आप देखोगे तो उसमें बांटा होता है। तो उसमें से एक एक क्वेश्चन ऐसे कर लो, उसके बाद जो बचा उसमें से एक कर लो, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको करने पड़ेंगे। अब हम सेकंड पेपर में आते हैं तो उसमें वही सेम चीज, पहला और जो पांचवा क्वेश्चन होगा वो एक तरह से अनिवार्य होगा, आपको करना ही होगा। उसके बाद जो दोनों खंड में से एक एक लेना है, उसके बाद कोई भी एक ले लो, यानी 8 में से 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और एक क्वेश्चन होता है उसके अंदर सब पार्ट भी होते हैं, जैसे जो अभी पहला और पांचवा जो सेकंड पेपर का होगा उसमें आपके एक एक में 5-5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक एक में 5-5 क्वेश्चन होंगे और दूसरे होंगे उसमें एक तरह से 3-3 क्वेश्चन होंगे। तो यानी कितने हुए? 5-5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16 और 19, एक तरह से 19 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं सेकंड पेपर के अंतर्गत। उसमें क्या है कि 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन आता है वो एक तरह से मैपिंग होता है, इसलिए वो एक तरह से मैपिंग वाला हिस्सा हो गया और बाकी सारे क्वेश्चन होते हैं। इसके अंतर्गत 10 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो यानी आपको 150 शब्दों से लगाकर 250 से 300 शब्द लिखने की क्षमता आपको विकसित करनी ही होगी। चलिए दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं कि एक बेहतरीन बुक लिस्ट क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, एक जो आदर्श होती है। और मैंने मेरी जो जर्नी चल रही है उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है और मेरे कितने नंबर आए थे वो भी मैं मार्कशीट आपको लास्ट में दिखाऊंगा, इसलिए आप बने रहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और मेरे कई साथी रूममेट वगैरह जो सिलेक्टेड हुए हैं उनसे भी मैंने बात की है और पूरी बुक लिस्ट हमने तैयार की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंशिएंट इंडिया पे। किस पे? एंशिएंट इंडिया पे। तो एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत आपको वही चीज है, पहला तो मैप आएगा। चलो, मैप के लिए आपको जो तैयारी करनी होगी वो एक तरह से जो आर.एस. शर्मा या फिर उपेंद्र सिंह जो किताब आती है जो एंशिएंट इंडिया में अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी, उसमें जो मैप आएंगे वो तो तैयार करने हैं। इसके अतिरिक्त एक वेबसाइट है, वो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसको आपको फॉलो करना है। उसमें बहुत ही अच्छे मैप दिए हुए हैं, उसका नाम है सेल्फ स्टडी हिस्ट्री, जो ऑनलाइन मिल जाएगी, आप सीधा सर्च करोगे तो उस पर कई सारे मैप दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त कोई बुक वगैरह आप हिंदी में इतनी अच्छी नहीं है, राजेश जोशी की आती है छोटी सी, उसको आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। बाकी इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत 1-2 बुक आती है, उसको आप रेफर कर सकते हो। और मैप के अंदर आपको यही चीज है कि उसके आपको स्पेसिफिक खुद को नोट्स बनाने होंगे।
और जो इस बार मैप आया था उसके अंतर्गत स्टेट बने हुए थे। यानी पहले क्या था, पूरा भारत का एक सीधा मैप आता था, इस बार स्टेट बने हुए थे। तो ये एक अच्छी चीज यूपीसी ने शुरू की है। तो इसमें मैप को आपको ध्यान रखते वक्त जैसे आप मैप को बांट लो, जैसे अपन ने पाषाण काल को बांट लिया, तो उसमें जैसे पूरा पाषाण काल कौन सा है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके टाइप से इस्तेलाह बना सकते हो। जैसे वैदिक काल उसके इस्तेलाह आपने अलग से बना दिए, सिंधु घाटी सभ्यता के आपने अलग अलग स्टेट वाइज भारत के, पाकिस्तान के वो बना दिए। इस टाइप के कितने एंशियंट के टेम्पल थे उसके बना लिए। एंशियंट जो कैपिटल है राज्यों की, उनके आपने अलग से बना लिए। अशोक के जितने अभिलेख है उनसे बना लिए। तो आपके निश्चित रूप से 20 में से अगर 17 से 18 प्लस या इतने हो जाते हैं तो बेहतरीन मार्क्स है। और ये एक तरह से पूरे मैथ की तरह ही है। अगर आपका इसमें अगर 50 में से 40 नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये हमारी गारंटी रहेगी। और अगर इसमें कम आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये तो हो गई मैपिंग की बात। अब आते हैं दूसरे एंशिएंट के, जो हमारे को 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे या फिर 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, तो उपेंद्र सिंह पुस्तक बहुत ही शानदार पुस्तक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वो मनमोहन सिंह की, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी लड़की है और उन्होंने बहुत ही रिसर्च करके ये पुस्तक लिखी है। पहले सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आती थी और अब ये अच्छी बात है कि अब ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आसानी से आप ले सकते हैं। इसकी चीजों को आपको पढ़ना होगा। कोई ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, 600 पेज है। और मेरा मानना है कि आप अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो अच्छी बात है, अदरवाइज भी अगर आप इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आपको पढ़ सकते हैं। दूसरी पुस्तक आप सबने जानी होगी और सुना भी होगा, आर एस शर्मा एनसीईआरटी, बिल्कुल वही एनसीईआरटी जो अपने एक तरह से जीएस में भी साथी पढ़ते हैं, उसको आपको पढ़ना है। उसमें रियलाइज करना है कि किस प्रकार से उनके दृष्टिकोण है। इसमें मेन चीज क्या होती है, ये इतिहासकार है, आर एस शर्मा इतिहासकार है एंशिएंट के, तो इसका आप सीधा कोट कर सकते हो। ये होता है इतिहासकार की अगर पुस्तक अपन पढ़ते हैं उसका ये फायदा होता है। तो इस टाइप से आपको ये काम करना पड़ेगा। और एंशिएंट इंडिया के अंदर जो मेनली जो क्वेश्चन आएंगे वो एक तरह से काफी हिस्टोग्राफिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एक तरह से जो बाज होता है उड़ता हुआ, वो किस तरह से अपनी शिकार के ऊपर नजर बनाए रखता है, या फिर हंस है वो किस प्रकार से जो जब वो समुद्र के अंदर होता है तो इतनी किस प्रकार से वो भी नजर बनाए रखता है। तो आपको भी इसी टाइप से पढ़ते समय क्या करना होगा कि जहां कहीं भी इतिहासकार का जैसे ही नाम आ जाए कि रोमिला थापर के अनुसार ये हुआ, के पी जायसवाल के अनुसार वी स्मिथ ने एंशिएंट इंडिया के बारे में कहीं कहा है, तो वहां आपको वहीं पकड़ लेना है, उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, उस चीज को आपको याद करना ही पड़ेगा। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अगर आप ये कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा सोर्स, अब जैसे कोई चीज आ गई अपने, एक तो अपन अपने मन से लिखते हैं कि हाँ भाई अशोक ने ये किया। एक अपन जैसे लिखेंगे अशोक के अभिलेख, बाबरू अभिलेख के जानकारी के अनुसार ये जानकारी है, तो इससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो आपको इस टाइप से आपको पढ़ते टाइम ये आपकी नजर होनी चाहिए, ये दृष्टिकोण विकसित आपको करना ही पड़ेगा। तो ये दोस्तों बात हो गई एंशिएंट इंडिया की। अब आते हैं मिडिवल इंडिया पे। तो मिडिवल इंडिया के अंतर्गत जो 5वां क्वेश्चन आता है वो आता है फैक्चुअल। 5वां क्वेश्चन आपको अनिवार्य करना होगा और वो फैक्चुअल आता है, वही दिक्कत करता है। तो इसलिए उस क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा तैयार करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन रहेगा सोर्स बेस पे। वो सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आईने अकबरी के अनुसार भारतीय समाज, अल बैरूनी ने भारतीय समाज का क्या वर्णन किया है, कुछ जैसे रहला है, तो उस पुस्तक के माध्यम से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में कैसी जानकारी मिलती है। अब सीधे क्वेश्चन आ गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो सोर्स आपने नहीं पढ़े हैं तो वो आपसे क्वेश्चन अच्छे से टैकल नहीं होगा। तो आपको जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें 2-3 नंबर देके छोड़ देगा, वरना आपको वहां से 8 से 9 नंबर क्वेश्चन आ सकते थे। तो इस टाइप से आपको ये बहुत ही अच्छे जो ये सोर्स, इसका मतलब मिडिल में आपको सोर्स का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बुक लिस्ट में अपन क्या पढ़ सकते हैं। तो एक तो वही सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी आती है, उसको आपको पढ़ना है। लेकिन वो एनसीईआरटी एक तरह से बच्चों की थी, स्कूल की थी, तो उसमें इतनी जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन हालांकि उसको अपन रूल्स यूज करें, उसके कंटेंट को खुद से निकालना होगा कि कोई भी आर्थिक व्यवस्था जैसे सल्तनत काल और मुगल काल दोनों को बांट लो पहले तो, फिर क्षेत्रीय राजवंश, इस टाइप से अपन बांट सकते हैं। फिर इसमें थीम वाइज अपन पकड़ के चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। दूसरी चीज इसमें जो दूसरी मेरे हिसाब से आप कुछ चीजें पढ़ सकते हो। अभी एक आर्य पब्लिकेशन की एक पुस्तक चलती है राजस्थान के अंतर्गत, वो मुझे ठीक लगी। उसमें क्योंकि इसमें पूरे क्वेश्चन फैक्चुअल आएंगे तो वो एक तरह से फैक्ट आपके एक ही जगह संग्रहित हो जाएंगे। जैसे बाबर ने क्या काम किया, शेरशाह सूरी के बारे में क्या काम है, महाराणा कुंभा के अगर ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर जैनुल आबदीन जो कश्मीर के शासक हुए उनके कार्यों से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो एक ही जगह पर आपको 15 से 20 लाइनों के अंदर आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, आर्य में ही मिलेगा। तो आप उसको आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज है, इसमें आपको इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको गूगल भाई साहब या गूगल अंकल से आपको पूछ के चीजें करनी होगी। तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपने अब रहला है गई, ठीक है, जैसे
जलालुद्दीन की कोई पुस्तक हो गई, या बरनी की कोई पुस्तक हो गई, अबुल फजल की कोई पुस्तक हो गई, तो आप एक एक चीज को इतना कहां से लेके आओगे? तो आप खुद अपने स्वयं के नोट्स बनाए और उसका नेट पे आप जैसे सर्च करोगे अबुल फजल का के विवरण में आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, स्त्रियों की व्यवस्था, दासों की व्यवस्था, इस टाइप से 2-2, 3-3 लाइनों में आप खुद अगर मेहनत करेंगे तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से आप मिडिवल इंडिया में बहुत ही अच्छा कर लोगे। तो ये तो हो गई एक तरह से मिडिवल इंडिया की बात हो गई है। अब हम सीधे चलते हैं आधुनिक भारत पर। ठीक है, आधुनिक भारत आप सबका मुझे लगता है फेवरेट भी होता होगा, क्योंकि आधुनिक भारत एक तरह से हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि उसकी जितनी न्यूज़ें होती है वो एक तरह से अखबारों में चलती रहती है। क्योंकि कभी किसी की जयंती आएगी, कभी किसी का 100 साल पूरे होंगे, किसी को क्या होंगे, जैसे अभी असहयोग आंदोलन को पूरे हो रहे थे तो उसके कितने कार्यक्रम हुए, गांधी जी की अगर जयंती आ रही है तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो यानी इसको हम रिलेटेड कर पाते हैं और एक तरह से आधुनिक दृष्टिकोण भी है। राजा राममोहन राय ने क्या किया, किस प्रकार से भगत सिंह शहीद हुए, नेहरू जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, यानी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें एक तरह से आप पढ़ सकते हैं। पहला तो वही विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी। विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि विपिन चंद्रा खुद क्या है, इतिहासकार है। तो इतिहासकार में क्या होता है, जब आपके इतिहास लेखन के सब्जेक्ट में जब आप लिख रहे होंगे तो इनका सीधा नाम आप यूज कर सकते हो, ये फायदा होता है। अगर आप किसी कोचिंग के या फिर नोट्स पढ़ते हो तो आप सीधा तो नहीं लिख सकते कि फलानी कोचिंग के अनुसार, ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो आप इनका फायदा यही होता है। दूसरी चीज है, राजीव अहिर सर है, उन्होंने एक स्पेक्ट्रम संस्था के माध्यम से किताब लिखी है, राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम। तो वो आप पढ़ सकते हो, वो बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। उससे बाहर तो क्या क्वेश्चन जाएगा, मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन किताब है। उसमें सारी चीजें एक तरह से उनकी, वो खुद यूपीएससी में सेलेक्टेड है तो उनके एक तरह से नोट्स ही है, पूरे ऑर्गेनाइज किए हुए नोट्स है। तो आपको बहुत ही ज्यादा 1-2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो काम आएगी आपको जीएस के अंतर्गत भी, क्योंकि हिस्ट्री जो है 80 से 90 नंबर की, वो कहां पर है, जीएस फर्स्ट में भी है, तो वहां काम आएगी। बाकी 18 से 19 क्वेश्चन कहां आते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में, यानी 1/5। आप समझ सकते हो कितने बड़ा पोर्शन हो गया। ठीक है, तो इतना बड़ा पोर्शन आपको एक तरह से 20% पोर्शन है वो आएगा, कहां पर आएगा, प्रीलिम्स में। तो उसमें भी स्पेक्ट्रम के आपसे 7-8 सवाल मॉडर्न इंडिया के आपके सही करवा देगी। तो स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी पड़ेगी। दूसरी जो यशपाल ग्रोवर की जो कंपनी के द्वारा छापी जाती है पुस्तक यशपाल ग्रोवर की, वो आपको ऐसे पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो हिस्टोग्राफी और जो जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे लिखा होता है चुने हुए विचार, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगी। तो उसमें आपको क्या है कि पूरे पता चल जाएगा कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय जो लेखक हुए थे, जिनमें साम्राज्यवादी हम बोलते हैं, उन्होंने क्या कहा है, और भारत के जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की धारा है उन्होंने इस पर क्या कहा है। तो एक तरह से वो आपको सारे स्टेटमेंट आपको याद करने पड़ेंगे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आते हैं स्वतंत्रता के बाद के भारत। तो इसमें आप एक तरह से विजन आईएएस की जो जीएस में बुक लिस्ट चलती है, वो आपको कहीं भी अगर इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, वरना आप अगर मुखर्जी नगर किसी शॉप पे मांगोगे तो वहां भी मिल सकती है। तो उससे आप पढ़ सकते हो। उसमें क्या है कि एक तरह से पूरे जो 1947 से लगाकर आज तक, या फिर अपने को जनरली तो 1964 तक ही पढ़ना है, लेकिन वो एक तरह से आपको पूरा व्यू दे देगा। उसमें जैसे भारत के आजादी में एक तरह से आपको जो जानकारियां हैं, जैसे आर्थिक उन्नति वाली स्थिति हो गई, जो पंचवर्षीय योजना है उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या मॉडल थे, और नेहरू जी के काल के अंतर्गत विदेश नीति का किस प्रकार से दृष्टिकोण हुआ, विकास हुआ, और जैसे भाषाई विवाद हो गया, राज्यों का पुनर्गठन हो गया, यानी ये जो पर्यावरणीय आंदोलन हो गया, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई किसकी, मॉडर्न इंडिया की। ठीक है, दूसरी चीज है उसके बाद विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसमें सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्या होंगे, रिपीट होंगे, क्योंकि इसमें 1750 से बाद ही विश्व इतिहास शुरू होता है। कितना, 1750 के बाद का। उससे पहले जो पुनर्जागरण हो गया, धर्म सुधार आंदोलन हो गया, या विश्व की संस्कृतियां हो गई, यह आपके सिलेबस में नहीं है यूपीएससी में। तो सीधी बात है, यहाँ से शुरू होता है। लगभग 18 से 19 टॉपिक ही है आपके अपने सिलेबस में। तो सीधी बात है, पूरी रिपीट क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि पिछले पुराने पेपर जितने हैं वो हमारे को अच्छे से करने पड़ेंगे। उसके बाद 12th की 2 एनसीईआरटी आती है, ओल्ड और न्यू। तो दोनों पढ़नी है आपको, बिल्कुल पढ़नी है। उसके बाद दीनानाथ वर्मा की जो पुस्तक है, उसमें जो यूपीएससी के जो उसमें चैप्टर है वो आपको वहां से पढ़ने ही पड़ेंगे। ये हो गया। और इसमें आपको पता होगा कि विश्व इतिहास है। क्या है, विश्व इतिहास है। तो इसमें क्या होगा कि पूरी दुनिया के लिए विकिपीडिया पे या फिर इंटरनेट पर इसका दुनिया भर का मटेरियल है। तो आप वहां से सीधे चीजें यहां से उठा सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको इसका फायदा आप ले सकते हो। ये तो बात हो गई एक तरह से, मेरे हिसाब से इतनी बुक लिस्ट होती है। और दूसरी चीज है, अब कई लोगों का अलग अलग इसमें नजरिया होता है कि कोई तो ज्यादा बुक लिस्ट बताते हैं, कितनी दुनिया भर की किताबें मैंने पढ़ ली, इग्नू के नोट्स पढ़ लिए, कोटा ओपन के नोट्स पढ़ लिए। तो मेरे हिसाब से ये एक
सार गर्भित एक तरह से बुक लिस्ट थी। और अब आती है बात कोचिंग करें या नहीं करें, तो ये आपके स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करनी है या नहीं करनी। कोई आपको क्या बता सकता है? आप अपने स्तर को देखिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होकर हिस्ट्री के अंदर आ रहे हो तो थोड़ी बहुत हेल्प ली जा सकती है, वरना आप तो जैसे कोई 12th से हिस्ट्री पढ़ रहा है तो अपने फैक्ट को और ज्यादा कलेक्ट करके उसके जो यूपीएससी मेन क्या होता है, दृष्टिकोण का विकास करना होता है। किस प्रकार से एक तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप देखकर इसका डेवलपमेंट कर सकते हो आंसर राइटिंग के माध्यम से। अब हम बात आती है कि हिस्ट्री ऑप्शनल के अंतर्गत आपको अगर आपने ले ही लिया है तो आपको क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी टेबल के ऊपर आज शाम को ही ये वीडियो जब देख रहे हो तो आज ही यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस बहुत ही डिफाइंड किया हुआ है, एक एक चीज आपको डिफाइंड की हुई है कि कहां से क्वेश्चन एक तरह से मतलब सिलेबस के अंदर किसी पूछ जाएंगे, तो आप एक एक चीज को वहां से टिक करते जाए कि मैंने ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया, ये कर दिया। अब चीज आती है दूसरी मैपिंग वाली। क्या आती है? मैपिंग वाली। तो मैपिंग में आपको बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसमें आप अगर चूक गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसको तैयार करने के लिए मैंने जो पीछे बताया है उन चीजों को आपको फॉलो करना है और लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि मैं एग्जाम से एक दिन पहले मैप कर लूंगा, ऐसे मैप तैयार नहीं होगा। तो मैप के लिए आपको अभी से रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। दिन में चले 4-5 ही जगह करो और लगभग 100-200 जगह है और रिपीट क्वेश्चन इसमें खूब होंगे। तो ये तो बात हो गई मैपिंग वाली। अब हम कुछ और चीजें देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर है उसमें आपको ध्यान रखने क्या थी, पहला तो मैप, और जो दूसरी चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता थी वो थी फैक्ट संग्रह, यानी स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो आपको स्रोत बहुत ही अच्छे करने पड़ेंगे कि कहां से किस व्यक्ति ने क्या क्या बोला है। इस टाइप से हिस्टोग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है उनको, हिस्टोग्राफी का मतलब होता है इतिहास लेखन, वाद विवाद का इश्यू है, वाद विवाद का इश्यू है। जैसे मुगल काल के पतन का औरंगजेब का उत्तरदायी माना जा सकता है, तो इसमें आपको अपने खुद से नहीं लिखना है कि हाँ सर मैं नहीं मान सकता, इसमें आपको यूपीएससी 0 नंबर दे देगा। तो आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है कि किस व्यक्ति ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। तो आप जैसे देखो कि इरफान हबीब ने सिद्धांत कैसा दिया था, एग्रीकल्चर क्राइसिस का, ठीक है, कृषि संकट, तो इस टाइप का, जागीरदारी संकट। तो ये दुनिया भर के ऐसे आपको मिलेंगे। यदुनाथ सरकार ने जैसे औरंगजेब का उत्तरदायित्व माना है, तो आपको ये चीजें एक तरह से मिलेगी, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी फर्स्ट पेपर में। अब हम सेकंड पेपर की जब बात करते हैं तो इसमें आपको 2 चीजों के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो स्टेटमेंट, पूरे हिस्ट्री के अंदर जितने स्टेटमेंट है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, और जितने ज्यादा आप स्टेटमेंट याद करेंगे उतनी आपको फायदा होगा। और आप सीधा, एक तो उसमें सीधे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कोई भी कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो सिद्धांत है, चाहे षड्यंत्र का सिद्धांत है तो आरपी दत्त ने दिया था, तो उस पर एक क्वेश्चन सीधा बनाया हुआ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जैसे सेफ्टी वॉल का थ्योरी है तो लाला लाजपत राय या फिर वेटरबर्न की थ्योरी है, तो उस पर सीधे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अगर जानकारी होती है तो आपको बहुत ही फायदा होगा। विश्व इतिहास में मैंने बता दिया, पूरे रिपीट क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे, इतिहासकारों के सीधे स्टेटमेंट को कॉपी करके यूपीएससी इसमें सीधे सवाल पूछती है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों। ये एक तरह से चीजें हो गई है। किसकी हो गई बात? हिस्ट्री ऑप्शनल की बात हो गई है। मैं आप सभी को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी चीज है कि आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, इसमें कोई बुक आपको लगती है, लगा हो कि मुझे और पढ़नी चाहिए, या फिर कोई सवाल से संबंधित कोई दिक्कत हो, तो टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें और वहां से मुझे सीधा कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे परिवार को बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।